हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी दास्तां जो किसी अफवाह या सुनी सुनाई बात पर आधारित नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने खुद इस खतरे को महसूस किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं डर का ये सफ़र और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हम सफ़र सिर्फ जगह बदलने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी बदल देते हैं, और कभी कभी तो मौत भी। मेरा नाम आदित्य है। ये कहानी 2019 की है। हम 4 दोस्त थे, मैं, राहुल, समीर और विनय। दिल्ली से कोलकाता तक की हमारी एक जर्नी थी। प्लान था कि हम सब एक शादी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जिस ट्रेन में हमने रिजर्वेशन कराया था वो अचानक कैंसिल हो गई। स्टेशन पर हड़कंप मच गया। सब लोग परेशान थे। हम चारों सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी राहुल बोला, यार वो देखो, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर एक ट्रेन खड़ी है, चलो उसी से चलते हैं। हमने देखा, वाकई वहाँ एक पुरानी सी ट्रेन खड़ी थी। उस पर नाम लिखा था मिडनाइट एक्सप्रेस। अजीब बात ये थी कि इस ट्रेन का नाम हमने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन चूंकि रात के 10:30 बज चुके थे और हमें सुबह तक निकलना ही था, तो हमने ज़्यादा सोचा नहीं। समीर बोला कि भाई ट्रेन तो सही लग रही है, चढ़ते हैं इस पर, टिकट बाद में ले लेते हैं, टीटी को दे देंगे और टीटी हमें टिकट दे देगा। हम सब राजी हो गए और ठीक 12 बजे जैसे ही घड़ी ने घंटे का टंटा मारा, ट्रेन सीटी बजाकर चल पड़ी। अंदर का दृश्य देखकर हम सब एक दूसरे को देखने लगे। पूरी ट्रेन में सिर्फ 4 से 5 लोग थे और सबके चेहरे अजीब तरह से सफ़ेद, जैसे फीके पड़े हों, दिखाई दे रहे थे। डिब्बे के पंखे चल रहे थे लेकिन हवा नहीं लग रही थी। खिड़की के बाहर काली रात थी, लेकिन जैसे पूरा जंगल तेजी से पीछे भाग रहा था। विनय धीरे से फुसफुसाया, कुछ अजीब नहीं लग रहा? इतनी बड़ी ट्रेन और इसमें सिर्फ इतने ही लोग। मैंने हंसकर कहा कि तू भूत प्रेत की बातों में मत आया कर, बस लोग कम होंगे और क्या। लेकिन सच कहूँ तो अंदर से मैं भी बहुत ही बेचैन हो रहा था। हमने सीट खोजी। अजीब ये था कि हर कोच खाली था, लेकिन सीटों पर नंबर साफ साफ चमक रहे थे। हमारे पास टिकट तो था नहीं, तो हमने बस बीच की सीट पकड़ ली। बैठते ही राहुल ने देखा कि हमारी सीट नंबर 13 थी। वो हंस पड़ा, वाह, शुभ अंक मिल गया, अब तो सफ़र मज़ेदार होगा। लेकिन समीर की भौहें सिकुड़ गईं। 13? भाई ये अंक कभी शुभ नहीं होता। लेकिन समीर की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी मैंने देखा कि सामने वाली सीट पर कोई बैठा है। लंबा चौड़ा आदमी, सिर पर काला कोट, आंखें पूरी तरह लाल। उसकी गर्दन अजीब तरीके से झुकी हुई थी, जैसे हड्डी टूटी हो। मैंने बाकी दोस्तों को दिखाना चाहा, लेकिन जब पलट कर देखा तो सीट खाली थी और वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर तो मेरे शरीर में जैसे झुरमुरी दौड़ गई। थोड़ी देर बाद अचानक एक चाय वाला आया। उसकी आवाज़ गूंजी, चाय लो, गरम चाय। लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने हमें छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी। हमने जैसे ही चाय पी, उसके स्वाद में अजीब सी मिट्टी और खून की गंध थी। विनय ने चाय पीते ही उल्टी कर दी। हमें बहुत गुस्सा आया। हम सब ने पलटकर चाय वालों को ढूंढना चाहा, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। आधी रात हो चुकी थी। ट्रेन की सीटी बार बार बज रही थी, लेकिन हर बार वो आवाज़ किसी इंसान की चीख जैसी महसूस हो रही थी। खिड़की से बाहर देखने पर जंगल और भी घना होता जा रहा था। कभी दूर से जैसे कराहने की आवाज़ आ रही थी। समीर अचानक खड़ा हो गया, यार ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है, मैंने सुना है कुछ ट्रेनों पर आत्माओं का साया होता है। राहुल ने उसकी बात काट दी, पागल मत बन तू ज़्यादा हॉरर मूवी देखता है। लेकिन उसके होठों की मुस्कान से भी डर साफ झलक रहा था।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही हो तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह हर बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही रूह कँपा देने वाली कहानियाँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरी इस कहानी पर। हमने तय किया कि चलो अगले डिब्बे में चलते हैं, शायद वहाँ ज़्यादा लोग हों। लेकिन जब हमने दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़ा बंद था। जितना भी खींचा, धक्का मारा, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। और तभी अचानक डिब्बे की सारी लाइट्स बुझ गई। उस समय सिर्फ ट्रेन की सीटी और अंधेरे में हमारे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अंधेरे में मुझे अचानक किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा और गीला था। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस सीट पर खून के धब्बे फैले हुए थे। मैं डर के मारे चीख पड़ा और ये देखकर बाकी दोस्त भी घबरा गए। और तभी ट्रेन के स्पीकर से एक टूटी फूटी आवाज़ गूंजी, मिडनाइट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये ट्रेन कभी मंजिल तक पहुंचती नहीं। ट्रेन की वो टूटी फूटी घोषणा जैसे किसी कब्र से आ रही थी। मिडनाइट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये ट्रेन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मेरे पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। राहुल ने घबराकर बोला कि यार, ये क्या मजाक है? कोई गार्ड है क्या जो हमें परेशान कर रहा है? लेकिन डिब्बे में हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। समीर की नज़र अचानक नीचे गई। एक सीट के नीचे कोई पुराना अखबार पड़ा था। उसने उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। अखबार फटा हुआ था और उसकी तारीख देखकर हमारी आंखें फैल गईं। 12 जुलाई 1992। उसमें एक हेडलाइट छपी थी, आधी रात की ट्रेन में आग, सैकड़ों यात्री जिंदा जले, मिडनाइट एक्सप्रेस अब कभी नहीं चलेगी। विनय कांपते हुए बोला, मतलब हम जिस ट्रेन में बैठे हैं ये तो 70 साल पहले जल चुकी है। हम सबके दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। अचानक ट्रेन का दूसरा कोच खुला और वहाँ से कुछ लोग आते दिखे। उनके कपड़े पुराने ज़माने के थे और चेहरों पर गहरी उदासी। एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सफ़र एक बार शुरू हो जाता है तो वापस ख़त्म नहीं होता। राहुल चिल्लाया, कौन हो तुम? ये सब क्या बकवास कर रहे हो? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दांत नहीं, बस काले गड्ढे थे। और अगले ही पल वो धुंध की तरह गायब हो गया। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन अचानक रुक गई। खिड़की से देखा तो बाहर एक स्टेशन था, लेकिन वहाँ कोई नाम नहीं लिखा था। चारों तरफ घना कोहरा, टूटी फूटी बेंच, झूलता हुआ एक लालटेन का खंभा। लेकिन सबसे अजीब, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग, सबके चेहरे जले हुए थे। धीरे धीरे वो लोग ट्रेन में चढ़ने लगे। उनकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थी। विनय ने मेरे हाथ को पकड़कर दबाया, आदित्य, ये लोग इंसान नहीं हैं। जैसे ही लोग चढ़े, पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई। वो कोई भजन गा रही थी, लेकिन उसकी धुन में इतना दर्द था कि सुनते ही दिल कांप उठा। हमने देखा कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बहती हुई और हाथ में टूटा हुआ टिकट। वो गाते गाते धीरे से बोली, हम सब इसी ट्रेन में मरे थे और अब हर यात्री इस सफ़र का हिस्सा बनता है। राहुल चिल्लाया, नहीं, ये सपना है, ये झूठ है। लेकिन उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। हमने तय किया कि हमें ट्रेन से कूदना होगा। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा तक पहुँचे, दरवाज़ा सील हो गया। विनय ने लात मारी, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं। हमने खिड़की से झांका तो बाहर घुप अंधेरा था। कोई ज़मीन नहीं, सिर्फ धुआं और आग के शोले। समीर कांपते हुए बोला कि हम ट्रेन से बाहर निकल दें तो कहाँ जाएं? बाहर तो बस मौत है। इतने में पीछे से एक यात्री जो जला हुआ दिख रहा था आगे बढ़ा और राहुल की कलाई पकड़ ली। उसका हाथ आग की तरह गर्म और चिपचिपा खून से लथपथ था। राहुल दर्द से चीखने लगा, आदित्य बचाओ, ये मेरा खून चूस रहा है। हमने खींचकर उसे छुड़ाया,
लेकिन राहुल की कलाई पर जलने का गहरा निशान पड़ चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जैसे वो धीरे धीरे उसी आग का हिस्सा बन रहा हो। अचानक डिब्बे के एक कोने से आवाज़ आई। वहाँ एक पुराना रेडियो खड़ा था जो अपने आप चालू हो गया। रेडियो पर वही खबर चल रही थी जो हमने अखबार में पढ़ी। मिडनाइट एक्सप्रेस, हादसे में मरे यात्रियों की आत्माएं अब भी चैन से नहीं सो पाई। और उनके बाद रेडियो में एक नाम पुकारा गया, अगला यात्री राहुल। हम सब ने एक दूसरे को देखा, मतलब अगला शिकार राहुल। तभी डिब्बे की छत से धुआं निकलने लगा, सीटों पर आग की लपटें दिखने लगी। वो जले हुए यात्री चीख चीख कर हमारी ओर मंडरा रहे थे। किसी की आंखें हाथ में थीं तो किसी के होंठ गायब थे, किसी का पूरा चेहरा राख हो चुका था। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे वो अंदर से जल रहा हो। मैं, समीर और विनय उसे उठाने लगे, लेकिन हमारे हाथों से उसकी चमड़ी उखड़ने लगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। पूरा डिब्बा भूतिया आंखों से भरा हुआ था। हर सीट से, हर कोने से जैसे कोई हमें घूर रहा हो, और सबकी नज़रें राहुल पर थीं। समीर चिल्लाया, हमें इसे बचाना होगा, वरना ये भी उसका हिस्सा बन जाएगा। लेकिन कैसे? कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, और सामने सिर्फ आग और मौत। और तभी एक अजीब बात हुई। ट्रेन की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, बचने का एक ही रास्ता है, अगले स्टेशन पर उतरना, लेकिन उसके लिए एक बलिदान देना होगा। हम सब हक्के बक्के रह गए, मतलब हम में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। ट्रेन की दीवार पर खून से लिखा वो संदेश अब भी चमक रहा था, बचने का एक ही रास्ता, अगले स्टेशन पर उतरना, लेकिन उसके लिए एक बलिदान देना होगा। हम सब के गले सूख चुके थे। समीर कांपते हुए बोला कि मतलब हम में से किसी एक को मरना होगा, तभी बाकी बचेंगे। राहुल दर्द से कराहते हुए बोला, शायद बलिदान मैं ही हूँ। रेडियो ने मेरा नाम लिया था, है ना? विनय चिल्लाया, चुप कर पागल, हम सब साथ आए हैं, कोई अकेला नहीं जाएगा। लेकिन उसके शब्दों में खुद डर छुपा हुआ था। डिब्बे में धुआं और लपटें फैलने लगी। जले हुए यात्री और पास आ गए, जैसे उन्हें किसी का इंतज़ार हो। उनमें से एक औरत, आधे चेहरे वाली, हमारे पास आकर बोली, तुम्हें समझना चाहिए, इस सफ़र में कोई खाली हाथ नहीं जाता, हर बार एक नया साथी चाहिए। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। समीर ने अचानक देखा कि उसकी जेब में कुछ है। उसने निकाला तो एक जला हुआ टिकट मिला, और उस पर साफ लिखा हुआ था, यात्री संख्या 101, राहुल। मतलब राहुल अगला यात्री बन चुका था। उसका नाम अब इस ट्रेन के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। राहुल फूट फूट कर रोने लगा, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे बचाओ। मैं और विनय उसे पकड़कर शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। घड़ी ने 1 बजने का इशारा किया। ट्रेन अचानक झटके से रुकी। खिड़की से बाहर देखा, एक और स्टेशन, लेकिन और भी डरावना। टूटे हुए बोर्ड पर लिखा था, स्टेशन ऑफ डेड। प्लेटफॉर्म पर हजारों आत्माएं खड़ी थीं, उनकी आंखें बुझी हुई, हाथों में अधजले टिकट, और उनके बीच एक काला आकृति खड़ा था, लंबा चेहरा ढका हुआ, हाथ में लोहे की छड़ी। वो मानो इस पूरी ट्रेन का मालिक हो। दरवाज़ा अपने आप खुला। वो काला आदमी अंदर आया। उसकी आवाज़ गूंजी, इस ट्रेन का नियम है, हर स्टेशन पर एक आत्मा छोड़नी होगी और बदले में एक नई आत्मा लेनी होगी। हम सब सन्न रह गए। उसने उंगली सीधी राहुल की तरफ उठाई। आज की रात ये हमारा हिस्सा है। राहुल ज़मीन पर गिरकर हमें पकड़ने लगा। आदित्य बचाओ, प्लीज़ बचाओ। हम उसे पकड़कर खींचने लगे, लेकिन उस जले हुए यात्रियों ने
उसके हाथ पांव पकड़ लिए। उसके मुंह से खून निकलने लगा, जैसे उसका शरीर भीतर से राख हो चुका हो। समीर चीखने लगा, हम कुछ करें वरना ये मर जाएगा। लेकिन हम लाचार थे, हम कर भी क्या सकते थे। काला आदमी बोला, अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसके बदले कोई और यात्री दो। विनय घबरा कर बोला कि मतलब हम में से किसी और को। काला आदमी बस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि जैसे पूरा अंधेरा हंस रहा हो। ये सुनकर माहौल बदल गया। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। विनय की आंखों से डर और शक साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर राहुल ही हमें मरवा देगा तो क्यों न इसे ही छोड़ दें। मैंने चीख कर कहा कि तू पागल हो गया है, हम दोस्त हैं, कोई किसी का बलिदान नहीं देगा। लेकिन अंदर से मुझे भी लग रहा था कि अगर हमने राहुल को न छोड़ा तो शायद हम सब मर जाएंगे। हमारी बहस के बीच जले हुए यात्रियों ने राहुल को खींच लिया। उसकी चीखें स्टेशन पर गूंजने लगी। आदित्य, समीर, विनय, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझे बचा लो। लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर धुएं में बदल गया और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने गायब हो गया। सिर्फ उसका जला हुआ टिकट ज़मीन पर पड़ा था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हम तीनों चुपचाप बैठे रहे। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। हम पहले ही बहुत शॉक्ड में थे राहुल के खो देने पर। समीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम उसे बचा सकते थे अगर हम में से कोई हिम्मत करता। मैं खुद को कोस रहा था। मैंने दोस्त को खो दिया और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ट्रेन का सफ़र खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस शुरुआत थी। अचानक फिर वही पुराना रेडियो चालू हुआ। इस बार उसमें आवाज़ आई, अगला यात्री विनय। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। मतलब अब अगला शिकार विनय है। रेडियो की टूटी फूटी आवाज़ डिब्बे में गूंज रही थी, अगला यात्री विनय। विनय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। राहुल चला गया, अब मेरी बारी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। लेकिन ट्रेन के बाकी यात्री, वो जले हुए चेहरे, धुएं जैसी शरीर, सबकी निगाहें अब बस विनय को एकटक निहार रही थी। डिब्बे में खामोशी छा गई। सिर्फ ट्रेन की धड़धड़ाहट और लोहे की कराहट सुनाई दे रही थी। विनय बेचैनी से सीट बदलने लगा। आदित्य, समीर, प्लीज़ कुछ करो, मुझे मत छोड़ो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हम सब साथ हैं, किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भीतर से मुझे भी डर लग रहा था कि राहुल की तरह इसे भी शायद कोई न बचा पाए। तभी डिब्बे के अंधेरे कोने से एक हल्की रोशनी निकली। वहाँ सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो मुस्कुराई और बोली कि डरो मत, हर आत्मा को अपना स्थान यहाँ मिल ही जाता है। तुम्हारा दोस्त भी अब चैन से सो रहा है। विनय गुस्से से चिल्लाया, चुप रह। वो चैन से नहीं, वो भस्म हो चुका है। औरत की आंखें अचानक लाल हो गई। उसने फुसफुसाकर कहा कि अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो खिड़की से बाहर झांको। विनय ने डरते डरते खिड़की खोली। बाहर काला आसमान और आग का धुआं था और उसी धुएं में राहुल का चेहरा उभरा, जला हुआ, काला पड़ा हुआ, आंखें खोखली। वो चीख रहा था, विनय, अगली बारी तेरी। विनय ने खिड़की पटक दी और ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख गूंजने लगी। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगी। लाइट्स टिमटिमाई और बुझ गई। डिब्बे में अंधेरा भर गया। सिर्फ बिजली की चमक से हमें झलक दिखाई दे रही थी और हर बार चमकते ही कोई न कोई जला हुआ यात्री हमारे पास खड़ा दिखता। समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, आदित्य, हमें कुछ करना होगा वरना ये ट्रेन हमें एक एक करके निगल जाएगी। बिजली की चमक में मैंने देखा दीवार पर फिर खून से कुछ लिखा हुआ था, बलिदान से बच सकते हो वरना अगला यात्री अपने आप चुना जाएगा। मतलब अगर हम विनय को बचाना चाहते तो हमें किसी और का बलिदान देना होता। विनय रोता हुआ बोला, कृपया मेरी जगह तुम दोनों में से कोई अपना नाम दे दो।
उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। समीर गुस्से से चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की? तू हमें मरवाना चाहता है? विनय ने उसकी कॉलर पकड़ ली। अगर मैं गया तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम दोनों को भी साथ लेकर जाऊंगा। मैंने दोनों को अलग किया। बस करो, ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमें रास्ता खोजना होगा। लेकिन मुझे भी महसूस हो रहा था कि हमारी दोस्ती अब डर के बोझ तले टूट रही थी। ट्रेन अचानक फिर रुकी। इस बार प्लेटफॉर्म पर काले कपड़े पहने बच्चे खड़े थे। उनके हाथों में खिलौने थे, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं। उनकी खाली आंखें सीधे डिब्बे की तरफ देख रही थी। दरवाज़ा खुला और एक बच्चा अंदर आया। उसके हाथ में एक गुड़िया थी जिसके गले में फंदा पड़ा हुआ था। उसने गुड़िया मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक छोड़ो वरना सबको ले लूँगा। बच्चे के शब्द सुनते ही विनय टूट गया। वो घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचाओ। आदित्य, समीर, मुझे बचा लो। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि राहुल को भी हमने बचा नहीं पाया। समीर ने धीरे से फुसफुसाया, आदित्य, अगर हम इसे छोड़ दें तो शायद हम दोनों बच जाएंगे। मेरी रूह कांप गई। मतलब अब समीर भी विनय को बलिदान देने को तैयार था। इससे पहले कि हम कुछ तय करते, डिब्बे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बच्चों की चीखों की आवाज़ हमें सुनाई देने लगी। अचानक जले हुए हाथों ने विनय को पकड़ लिया। वो चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। आदित्य, समीर, बचाओ मुझे। लेकिन उसकी आवाज़ धुएं में दब गई। हमने देखा उसका शरीर जलने लगा। उसकी त्वचा धीरे धीरे झुलस गई थी और अगले ही पल वो राख बनकर बिखर गया। जमीन पर सिर्फ उसका टिकट बचा था, यात्री संख्या 102, विनय। अब डिब्बे में सिर्फ मैं और समीर रह गए थे। हम दोनों चुपचाप बैठे थे, एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। हम एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। दो दोस्तों को खोने का गम, और अगली बारी हमारी ही सिर पर। देखते ही देखते थोड़ी देर में रेडियो फिर से चालू हुआ। इस बार उसमें आवाज़ आई, अगला यात्री आदित्य या समीर, तय करो। रेडियो की कर्कश आवाज़ गूंज रही थी, अगला यात्री आदित्य या समीर, तय करो। मेरे सीने में दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर फट जाएगा। मैंने समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके डर और शक भी साफ दिखाई दे रहा था। समीर फुसफुसाया, आदित्य, अब तक राहुल और विनय चले गए, अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं। अगर हमने फैसला नहीं किया तो शायद हम दोनों मर सकते हैं। मैंने कांपते हुए स्वर में कहा, मतलब हम में से किसी एक को मरना ही होगा। समीर ने सिर झुका लिया। ट्रेन पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। सिर्फ खिड़की से आती आग की झिलमिलाहट और रोशनी चेहरे पर बिखर रही थी। डिब्बे के कोने से जली हुई आत्माओं की फुसफुसाहट गूंज रही थी, एक को छोड़ो, एक को छोड़ो। हर आवाज़ हमारे दिमाग को तोड़ रही थी। समीर अचानक मेरी आंखों में देखकर बोला, आदित्य सुन, मैं नहीं मरना चाहता। मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी माँ बीमार है, उसे मेरी ज़रूरत है। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसमें स्वार्थ भी छुपा था। तू अच्छा दोस्त है, अगर तू बलिदान दे देगा तो मैं ज़िंदा रहकर सबको बताऊंगा कि तूने मेरे लिए क्या किया। मेरे कानों में उसकी आवाज़ जैसे गूंज उठी, मतलब वो मुझे मरने के लिए कह रहा है। मैंने तड़पते हुए कहा, समीर, क्या तू सच में चाहता है कि मैं मर जाऊं? उसने आंखें चुरा ली। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नहीं चाहता था कि मैं मरूं, लेकिन हम दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था, एक दूसरे को मौत के कुएं में ढकेलने के सिवाय। अचानक दीवार पर खून से फिर कुछ लिखा गया, दोस्ती का असली चेहरा मौत दिखाती है। ये पढ़ते ही मेरी रूह कांप गई। मतलब इस ट्रेन का श्राप दोस्ती की नींव पर ही टिका है। ट्रेन अचानक झटके से रुकी। प्लेटफॉर्म पर फिर वही काला आदमी खड़ा था।
चेहरा ढका हुआ, हाथ में लोहे की छड़ी। वो धीरे धीरे हमारे पास आया और बोला, समय खत्म हो गया है, तय करो कौन रहेगा और कौन जाएगा। उसकी आवाज़ मानो मौत का फरमान दे रही हो। मैं कुछ कह पाता कि उससे पहले समीर अचानक मेरी तरफ झपटा। उसने मुझे पकड़कर डिब्बे के बीच में धक्का दे दिया और चिल्लाया, ले जाओ इसे, ये तुम्हारा बलिदान है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरे सीने में गुस्सा, दर्द और धोखे की आग भर आई। मैं चीखा, समीर, तूने दोस्ती बेच दी। मेरे ऊपर जली हुई आत्माएं टूट पड़ी। उनकी जलती हुई उंगलियां मेरी त्वचा को नोचने लगी। मेरे मुंह से खून निकलने लगा, शरीर जलने लगा। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। उन आत्माओं में से एक, वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत, आगे आई और मेरे कान में फुसफुसाई, जिसने धोखा दिया है, अगली बारी उसी की है। जैसे ही उसने ये कहा, सब कुछ बदल गया। भूतों ने मुझे छोड़कर समीर को पकड़ लिया। समीर चीखने लगा, नहीं, मैंने इसे बलिदान दिया है, इसे ले जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन भूतों की आंखों में खून चमक रहा था। उन्होंने कहा कि धोखेबाज कभी नहीं बचता। और अगले ही पल समीर का पूरा शरीर जलने लगा। उसकी चीखें ट्रेन में गूंज उठी, आदित्य मुझे बचा ले, प्लीज़ मुझे बचा ले। लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे राख में बदल गई और वहाँ सिर्फ उसका टिकट बचा, यात्री संख्या 103, समीर। मैं हाफता हुआ ज़मीन पर पड़ा था। अब डिब्बे में सिर्फ मैं था और उसके अलावा कोई और नहीं। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। बाहर सुबह की हल्की रोशनी झलक रही थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने कांपते हुए बाहर कदम रखा। स्टेशन बिल्कुल सामान्य था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चाय वाले आवाज़ लगा रहे थे। सूरज उग चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन वहाँ नहीं खड़ी थी, सिर्फ धुआं और राख, एक ढेर वहाँ पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने राहत की सांस ली, शायद मैं बच चुका था। लेकिन तभी मेरी जेब में कुछ भारी महसूस हुआ। मैंने हाथ डाला और निकला कि एक जला हुआ टिकट। उस पर लिखा था, यात्री संख्या 104, आदित्य। अगली रात, अगला सफ़र। मेरे हाथ से टिकट गिर गया। आसमान से फिर वही टूटी फूटी आवाज़ गूंजी, मिडनाइट एक्सप्रेस कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती।